हेलो एवरीवन, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। आज एक नया चैप्टर है जो इस बुक में नहीं है। ये चैप्टर नया ऐड हुआ है और काफी इसमें जिन बच्चों का लॉ ऑप्शनल है उनको बहुत मजा आएगा। यहां पे बात होगी टॉर्ट्स की, बात होगी यहां पे, बात होगी कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो वो सब हम देखेंगे। इसमें क्या है, चैप्टर कुल मिला के ये है कि सरकार, जो हमारी गवर्नमेंट है, चाहे यूनियन हो चाहे स्टेट की हो, इन सरकारों के पास कितने इनके अधिकार हैं, कितनी इनकी लायबिलिटी है, यानी ये कितने उत्तरदायी है। कोई नुकसान हो जाए तो, कोई भरपाई हो जाए तो, कोई केस हो जाए तो ये चैप्टर नया है। अब इसको बड़े प्यार से सुनेंगे, समझेंगे। आसान चैप्टर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या होता है, जब भी हम कभी लॉ की लैंग्वेज पढ़ना शुरू करते हैं तो हम देखते हैं कि लॉ माने क्यों, लॉ लोगों के लिए है, लोगों के ये अब जितना कानून है ये सबका सब होता है खाली खाली जस्टिस देने के लिए, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि जस्टिस देने के लिए हमें कोई ऐसे लोगों को चुनना पड़े कि आप केस लड़िए आके। तो हमने कानून की लैंग्वेज में दो तरीके से लीगल एंटिटीज को डिफाइन किया है, दो तरीके से लोगों को डिफाइन किया है कि एक तो जो इंसान है, ठीक है, ये तो ह्यूमन एंटिटी हो गए। एक है जो नॉन ह्यूमन एंटिटी है, जो ज्यूरिस्टिक या लीगल पर्सन है, जैसे कोई प्राइवेट कंपनी। अब प्राइवेट कंपनी को भी कानून कहता है कि आप भी एक लीगल पर्सन हो, यानी कि आपको भी अगर कोर्ट आना पड़ेगा तो कंपनी एज ए कंपनी पूरी एक कोर्ट में आ रही है। समझ, ये नहीं कि सारे सारे लोग कंपनी के अब ये वहां पे आ रहे हैं कोर्ट में, नहीं। हम कंपनी को एक जिम्मेदार पर्सन, लीगल पर्सन के रूप में देखेंगे ताकि उसको कोर्ट में बुला सकें और कंपनी को जिम्मेदार ठहरा सकें। ऐसे ही केस में गवर्नमेंट को भी यह बोला गया है कि आप भी एक लीगल पर्सन हो, आपको भी कोर्ट में घसीटा जा सकता है, ठीक है। इट कैन बी स्यूड एंड द गार्डियंस एंड रिप्रेजेंटेटिव जो हैं कैन अप्रोच द कोर्ट इन वायलेशन ऑफ राइट्स ग्रांटेड टू देम। जिन जिनके अधिकारों का हनन हुआ है उनको यहां पे कोर्ट में आके ये हो सकता है कि मुआवजा मिल जाए, इंसाफ मिल जाए, ये सब हो जाए। जैसे अब तो भगवान भी हैं, रिवर्स भी हैं, कॉर्पोरेशंस भी हैं, एनिमल्स भी हैं, माउंटेन्स भी हैं। ये जो नॉन ह्यूमन चीजें हैं, हमने बोला है कि अब आप भी एक लीगल पर्सन हो, आपको भी कोर्ट में आना पड़ेगा। अभी हाल में इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब भगवान श्री कृष्ण भी गए थे कोर्ट, तो हालांकि उनके बिहाफ पे लोग केस लड़ने गए थे लेकिन उनको भी लेके गए थे साथ में, ठीक है। अब यही है आर्टिकल 294 से 300 के बीच में, जो पार्ट 12 में आता है ये हमारे संविधान में, जहां पे बात होती है कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसकी प्रॉपर्टी, उसके कॉन्ट्रैक्ट, उसके राइट्स, उसकी लाइबिलिटी, उसके ऑब्लिगेशंस और सूट्स माने कोई कपड़ा सूट नहीं है, इसका मतलब होता है सूट्स यानी लीगल सूट। यानी अगर ये जब हम किसी पे कोई सूट दायर करते हैं, तो अगर हम किसी को कोई तरीके से जिम्मेदार ठहरवाना चाहते हैं, ये वो चीजों की बात हो रही है यहां पे। अब संविधान ने बोला है कि यूनियन और स्टेट्स ये भी एक ज्यूरिस्टिक पर्सन है, एक लीगल पर्सन है। ये कानून के द्वारा बनाया जाता है कि कौन एक लीगल पर्सन हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है, ठीक है। अभी हम ये नहीं कहते हैं कि हाँ ये जो पेन है ये भी एक लीगल पर्सन है, नहीं। पर पीडब्ल्यू एज अ होल, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस, ये एक लीगल पर्सन है। अगर किसी कैंडिडेट को लगे कि आदित्य सर ने अच्छा नहीं पढ़ाया है, तो हो सकता है कि वो हमारी सर्विसेज से खुश नहीं है और वो हमें स्यू करना चाहता है, तो वो एज अ लीगल पर्सन हमको ट्रीट करेगा और कोर्ट में लेके जाएगा। ये आर्ग्यूमेंट यही होता है बस कुल मिला के। इसके बाद शुरू होता है टॉर्ट, इसके बाद शुरू होता है कॉन्ट्रैक्ट, फिर आगे चीजें बढ़ती हैं। अभी हम जानेंगे संविधान में जो पहला वर्ड आया था, प्रॉपर्टी ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स। हमने प्रॉपर्टी को डिफाइन किया है ऐसे 5 सेक्शंस में। कैसे कैसे? या तो सक्सेशन, उत्तराधिकार, या फिर एस्टीट, लाप्स, बोना वेकेंशिया, सी वेल्थ, ये जब जितना भी कंपल्सरी एक्विजिशन होता है वो, और एक्विजिशन अंडर एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है। क्या हुआ अब पहले समझते हैं। जब हम आजाद हुए हमने देखा कि लाल लाल जो है वो तो ब्रिटिश इंडिया है, वो तो ब्रिटिश सरकार के डायरेक्ट हुकूमत में था, और जो पीले पीले हैं ये सब के सब प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे। ये सब वो राजे रजवाड़े थे जिनके अपने अपने पूरे एम्पायर थे, अपना अपना स्टेट में खुश हैं वो, उनके दरबार में उनके सारे ये सब सिपाही ये आ रहे, सिपह सालार आ रहे हैं, उनको जी साहब कर रहे हैं। तो ये प्रिंसली स्टेट्स थे। हमने सबको पहले तो एक्वायर किया कि सबके सब अब डोमिनियन ऑफ इंडिया के पार्ट हो, हमारे यूनियन ऑफ इंडिया का हिस्सा रहोगे, ये बात हुई। तो सारे प्रॉपर्टी, एसेट्स, राइट्स, लाइबिलिटीज एंड ऑब्लिगेशंस दैट वर वेस्टेड इन द डोमिनियन ऑफ इंडिया, यानी कि जो उस समय डोमिनियन, जब हमारा स्टेटस था ब्रिटेन सरकार के अधीन, हम ब्रिटेन के अंदर थे, हम एक एज अ डोमिनियन ट्रीट होते थे। हम डोमिनियन माने कि ब्रिटेन सरकार का एक डोमिनियन है यहाँ इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, एक डोमिनियन है अफ्रीका में, एक डोमिनियन है श्रीलंका में, एक डोमिनियन है कहीं लैटिन अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, नॉर्दर्न अमेरिका में। ये सब डोमिनियन थे ब्रिटेन सरकार के। तो जो जितनी सारी जिम्मेदारियां, अधिकार, सारे प्रॉपर्टी, सब कुछ लाइबिलिटीज जो डोमिनियन ऑफ इंडिया के या प्रोविंसेस के या इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के या उनकी सरकारों के जो थे, राइट, सारे प्रॉपर्टी, सब कुछ, ये संविधान के लागू होने से पहले बिकेम वेस्टेड इन द यूनियन और द कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट।
जैसे ही आजाद हुए हमने कहा जितनी सारी जिम्मेदारियां वो डोमिनियन स्टेटस हमारा इंडिया को उठाता था, वही सारी जिम्मेदारियां अब एक आजाद भारत का यूनियन ऑफ इंडिया उठाएगा। ठीक है, ये बात हुई। इसके बाद एस्चीट, लाप्स और बोना वेकेंशिया, ये क्या हुआ कि ये होता है एनी प्रॉपर्टी इन इंडिया दैट वुड हैव एक्रूड टू किंग ऑफ इंग्लैंड। यानी कि आप सोच लो हम किसी के अधीन है, वो राजा है, तो सब कुछ जो होता है वो राजा के साइन से होता है, राजा के लिए होता है। राजा को प्रजा से क्या मतलब है? राजा अपना खुश है, प्रजा जाए भाड़ में, बस ऐसी बात होती है। सब कुछ जो है किंग का, यहां से लेके वहां तक सारी जमीन हमारी है, ऐसा होता है। तो जितनी सारी प्रॉपर्टी, जितनी सारी चीजें, जो संपत्तियां थी जो पहले राजा इंग्लैंड के किंग के अधीन थी या किसी इंडियन स्टेट के रूलर के अधीन भी थी, मान लेते हैं, ठीक है, वो सब एस्चीट की वजह से, लाप्स की वजह से, बोना वेकेंशिया की वजह से वुड नाउ वेस्ट इन द स्टेट, जो इंडिया का अब जो स्टेट है, इफ द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड देयर एंड इन द यूनियन इन एनी अदर केस। ठीक है, तो अब ये तीन चीजें क्या है देख लेते हैं। एस्चीट माने होता है जब किसी रूलर की डेथ हो जाती है इंटेस्टेट, विदाउट एनी हेयर, विदाउट एनी उत्तराधिकारी, विदाउट एनी वंशज। जैसे डलहौजी ने जब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का यूज किया था और ये बोला था कि जो ग्वालियर है, झांसी है, ये वाला जो एम्पायर है, ये वाला जो प्रिंसली स्टेट है, ये ब्रिटेन के अंदर आएगा क्योंकि इनके पास अब कोई लीगल एयर नहीं है। याद है? इसके बाद झांसी की रानी ने पूरा मोर्चा संभाला था कि ये कैसे होने देंगे हम। फिर लैप्स हो गया है। लैप्स माने क्या है? टर्मिनेशन ऑफ राइट्स थ्रू डिसयूज, कि आपने गलत तरीके से, मैल एडमिनिस्ट्रेशन से, या आपने फेलियर किया है, आप फॉलो नहीं करते थे एप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स, तो इसलिए अब आपका ये फेलियर है। इसकी वजह से हम आपसे ये सारे अधिकार ले रहे हैं और इस पूरे टेरिटरी को, इस पूरे प्रिंसली स्टेट को हम अपने में पूरा समाहित कर रहे हैं। ठीक है, उसको बोल दिया हमने कि आपकी जो रूलिंग है वो अब लैप्स हो गई। फिर बोना वेकेंशिया, ऐसी प्रॉपर्टी कोई मिली जहां पर कोई राजा ही नहीं था, लो बढ़िया है। प्रॉपर्टी फाउंड विदाउट एनी ओनर, कोई प्रॉपर्टी ऐसी हो सकती है भाई, कहाँ सब लोग रह रहे हैं अपना। अब थार रेगिस्तान है, थार रेगिस्तान, वैसे तो आजकल तो देखो, अब तो बोलोगे आपके ठीक है यूनियन ऑफ इंडिया है, कि हम ये सोचो आप कि थार रेगिस्तान जैसी जगह में अगर कोई प्रॉपर्टी मान लो ऐसी कोई बोले कि यहाँ साहब मैं यहाँ का रूलर हूँ, होते रहो, यहाँ पे कोई रूलर है ही नहीं, तुम पता नहीं नए आए हो, बन जाओ, बैठ जाओ, रेत में क्या करोगे। ठीक है, ये सब होगा। प्रॉपर्टी फाउंड विदाउट एनी ओनर फॉर वांट ऑफ अ राइटफुल ओनर। ठीक है, अगर ओनर नहीं मिल रहा है और राइटफुल ओनर कोई अगर ढूंढना है हमें, और ऐसे अगर किसी वजह से कोई प्रॉपर्टी हम एक्वायर करते हैं, सम्मिलित करते हैं, तो वो प्रॉपर्टी जाएगी इन द यूनियन, या फिर अगर किसी स्टेट पे जा रही तो वो अलग बात है। ठीक है, ये वाला आर्गुमेंट हो गया। हम आगे गए, हमने कहा और कुछ, हाँ अगला भी है, सी वेल्थ पढ़ेंगे और एक्विजिशन पढ़ेंगे, ये वाला अगले पेज पे पढ़ते हैं। ठीक है, सी वेल्थ क्या है? जो इंडिया का, जैसे इंडिया तो ये रहा मान लेते हैं, अब इतना सारा जो पानी है इधर हमारे तीनों तरफ, तो इस पानी के ऊपर भी हमारा कुछ कुछ अधिकार है, क्योंकि हमारे टेरिटोरियल वाटर में आता है ये। तो इस पानी के अंदर जितना भी लैंड, मिनरल, अदर थिंग जो हमारी निकल के आ रही हैं ऑफ वैल्यू, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हर चीज हमारी है, नहीं, जो चीज काम की है, जो चीज कीमती है, जिस चीज की कोई वैल्यू है, हम उस चीज को, जो हमारे ओशन के टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर आ रहा है, तो हमारा टेरिटोरियल वाटर कितना जाता है? 12 एनएम। एनएम माने क्या होता है? एनएम माने नैनोमीटर नहीं है, एनएम माने है नॉटिकल माइल्स। ठीक है, तो हमारे जो टेरिटोरियल वाटर है वो हमारा 12 नॉटिकल मील तक जाता है, नॉटिकल मील फ्रॉम द लैंड। अब ये लैंड है, यहां पे, यहां से लेके ये देखो आप, ये है हमारा 12 माइल, सॉरी नॉटिकल माइल। ठीक है, फिर कॉन्टिग्यूअस जोन आता है हमारा 24 नॉटिकल माइल का, फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आता है 200 नॉटिकल माइल्स का। इसके बाद शुरू होता है हाई सीज, इसके बाद शुरू होता है इंटरनेशनल वाटर्स, कि ठीक है अब तो हम आजाद पानी में हैं, अब वो कोई देश क्लेम नहीं कर सकता है उस पर। ठीक है, फिर कॉन्टिनेंटल शेल्फ हमारी, ये रही हमारी कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ऐसे जाती है। ठीक है, अगर इसके अंदर हम खुदाई करते हैं, हमें ऑयल मिलता है, कुछ और हमारे खनिज पदार्थ मिलते हैं, तो वो हमारे हैं, इंडिया के हैं। फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया वेस्ट इन द यूनियन, कि ये सब कोई स्टेट नहीं कह सकता है कल को, ये केरला कह दे कि साहब ये पानी तो देखो मेरी बाउंड्री से टच होता है, ये तो इस पानी के अंदर जो निकलेगा मेरा होगा, नहीं, ऐसा नहीं है, वो यूनियन ऑफ इंडिया का है, और ईजेड हमारा एक्सटेंड होता है 200 नॉटिकल माइल्स तक। ठीक बात हो गई। तो इसके अंदर जो जो चीजें आ रही हैं, जो भी लैंड है, जो भी मिनरल्स है, जो भी चीजें हैं, वो सब हमारा यूनियन ऑफ इंडिया उसको टेक ओवर करेगा, उसको संभाल के रखेगा। ठीक है, फिर एक्विजिशन अंडर एग्जीक्यूटिव पावर, जब हम कानूनी रूप से हम अपनी सरकार के द्वारा हम कोई चीज को एक्वायर करते हैं, जैसे यूनियन या स्टेट कैन एक्वायर, होल्ड या डिस्पोज ऑफ कर लेना इसको। ठीक है, डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी अंडर द एक्सरसाइज ऑफ इट्स एग्जीक्यूटिव पावर, उनकी एग्जीक्यूटिव पावर है, उनकी कार्यवाहक शक्ति है, जिस वजह से वो एक्वायर कर पाते हैं, किसी प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकते हैं और किसी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, छोड़ दिया कि जाओ। executive power of the union या state extends to the carrying on या any trade or business within and other states also। ठीक है,
यानी इन प्रॉपर्टीज में एक्वायर करने के बाद जो जो हमें डील करना है, इस यहाँ पे क्या ट्रेड होगा, क्या बिजनेस होगा, क्या यहाँ पे ट्रेड हो सकता है, वो सारी चीजें फिर यूनियन हमारा या स्टेट्स हमारे संभाल सकते हैं। फाइन। अब बचा एक जो कंपलसरी एक्विजिशन है बाय लॉ। हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। कंपलसरी कि करना ही करना है एक्वायर। एक्विजिशन मींस एक्वायर कर रहे हैं हम, कोई रेंट नहीं कर रहे हैं हम। बाय लॉ, कानूनी रूप से लॉ प्रोसेस फॉलो करते हुए हम एक्वायर करेंगे। हम किसी से जिद्दोजहद करके, हम जबरदस्ती किसी की प्रॉपर्टी ऐसे नहीं लेंगे जो कानूनी रूप से तरीका गलत हो। ठीक है, हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट हो गया। यहां पे पार्लियामेंट हो चाहे स्टेट लेजिस्लेचर हो, ये सबके सब आर एम्पावर्ड टू मेक लॉस फॉर द कंपलसरी एक्विजिशन एंड रिक्विजिशनिंग। रिक्विजिशनिंग होता है कि किसी से प्रॉपर्टी प्यार से पहली बार मांगना, अगर नहीं दे रहा है फिर चलो लीगल बैटल लड़ लेते हैं, फिर तो हार ही जाओगे। ठीक है, ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये सरकारें अगर चाहें तो ले सकती हैं। अब इसमें भी कुछ कुछ क्यूज हैं। 44th अमेंडमेंट ने बोला था कि हम ये अबॉलिश करते हैं ये वाला ये जो तरीका है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन होता है सरकार का टू पे कॉम्पनसेशन इन दिस रिगार्ड एक्सेप्ट इन 2 केसेस। 2 केस को छोड़ दो, बाकी केसेस में अगर एक्विजिशन हो रहा है किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी का, तो 44th अमेंडमेंट से पहले तक तो क्या होता था कि हमें हम ऑब्लिगेशन में थे कि हमें पैसा देना पड़ेगा जिसकी भी प्राइवेट अपनी प्रॉपर्टी है। अब हम नहीं देंगे सिवाय 2 केसेस के। क्या है वो 2 केस? व्हेन द गवर्नमेंट एक्वायर्स द प्रॉपर्टी ऑफ अ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कोई माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जैसे सेंट स्टीफेंस या एएमयू या कोई और ऐसे, अभी अच्छा एएमयू की तो बैटल चल रही है अभी लीगल, अभी पूरी कोर्ट में, तो अब इसके बाद जब तय हो जाएगा कि एएमयू माइनॉरिटी है या नहीं है तो फिर आगे की प्रोसेस उसमें अलग है। पर अभी और भी ऐसे माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, अगर उनकी प्रॉपर्टी ली जाती है तो कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। ठीक बात है। दूसरे केस में क्या है? व्हेन द गवर्नमेंट एक्वायर्स अ लैंड हेल्ड बाय अ पर्सन अंडर हिज पर्सनल यूज, यहां पे एंड द लैंड इज विद इन द स्टैट्यूटरी सीलिंग लिमिट्स, कि अगर लैंड मान लेते हैं, अभी देखो स्टैट्यूटरी सीलिंग लिमिट्स लगी होती है, ये क्या बोलती है कि एक व्यक्ति 5 बीघा या 30 बीघा से 30 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं रख सकता है। नहीं रखोगे आप, क्या करोगे इतनी सारी जमीन का? एक औरों पे है नहीं और आप पे इतनी सारी है, तो हम कहते हैं कि आप सीलिंग लिमिट के अंदर जितनी हमने लिमिट बना रखी है, आप एक व्यक्ति को केवल उतनी ही जमीन वो खरीद सकता है, उससे ज्यादा एरिया की जमीन वो नहीं खरीद सकता है। अगर इसके ऊपर वो जमीन है उसके पास और हमने उसको एक्वायर किया है, तब हम नहीं दे रहे पैसा। हम कह रहे हैं कि आप खाली, अगर आपके मान लो 2 एकड़ जमीन है, सरकार ने कहा कि इस 2 एकड़ जमीन पे से निकलेगा फ्लाईओवर, तो आपको मिलेगा मुआवजा कि ठीक है भैया, आपकी जमीन थी, आपके पर्सनल यूज के लिए थी, आप अपने कल्टीवेशन के लिए यूज करते थे, ठीक है। आपने क्या करा कि आपने अपनी जमीन दी थी सरकार को, लो साहब बना लो फ्लाईओवर, क्या करूंगा मैं। फिर आपने उस जमीन को कल्टीवेशन के लिए जो थी उसको जब सरकार को देने के बाद आपने कहा कि सर हमें कुछ मिलेगा जमीन का, हम कहाँ जाएंगे यहाँ से हटके, तब सरकार कहेगी हाँ ठीक है, आपके पास 2 एकड़ जमीन थी, ले ली हमने, ये रहा उसका पैसा, ले जाओ। पर ये तब हो पाया क्योंकि आपके पास सीलिंग लिमिट के अंदर आपके पास जमीन थी। आपको याद है पंजाब में 2 भाई थे, उनके पास 500 एकड़ जमीन थी, फिर पंजाब सरकार ने उनसे कहा भाई दे दो ये जमीन, इतनी क्या करोगे, हमें बाकी फार्मरों पे है ही नहीं कुछ। तो वो लोग चले गए थे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में केस चला था, केस बहुत फेमस है, याद करो थोड़ा सा, याद आ जाएगा। 2 ब्रदर्स थे वो, तो उन 2 ब्रदर्स ने फिर सुप्रीम कोर्ट में कहा सर देखो हमारा तो फंडामेंटल राइट है प्रॉपर्टी का, तब उसमें फंडामेंटल राइट हुआ करता था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ बात तो सही कह रहे हो वैसे, तो सुप्रीम कोर्ट ने ठहराया था कि हाँ डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में फंडामेंटल राइट्स ऊपर है। हालांकि उस केस को बाद में फिर पलटा भी गया, सब कुछ हुआ। तो ये जो 4-5 केसेस है ना, आईसी गोलकनाथ, फिर केजवानंद भारती, मिनर्वा मिल्स, ये वाले सारे केसेस, इनमें ही वो केस का नाम मेंशन होता है, याद हो तो बताना मुझे, ठीक है। ओके फाइन, फिर चलेंगे हम सूट्स के ऊपर। अब हमने पढ़ लिया, अभी तक प्रॉपर्टी पढ़ लिया हमने, अब हम चलेंगे सूट्स के ऊपर कि सूट्स जो होता है ये कोर्ट नहीं है, लीगल सूट की बात हो रही है। ये आर्टिकल 300 कहता है कि सूट्स बाय और अगेंस्ट द गवर्नमेंट इन इंडिया, कोई भी सरकार हो, चाहे यूनियन की हो या स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट ऑफ आंध्रा, स्टेट ऑफ यूपी, स्टेट ऑफ बिहार, स्टेट ऑफ कर्नाटक, कुछ भी हो सकता है। ये सारी की सारी जो स्टेट्स हैं, ये सब के सब दे कैन एंड दे बी सूड इन रिलेशन टू द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि जो इन्होंने काम किया है उस काम को करने के चक्कर में अगर इनसे कोई गलतियां हुई हैं तो इनके खिलाफ सूट दायर हो सकता है, और ये भी सूट फाइल कर सकते हैं, लीगल बैटल लड़ सकते हैं, लाइक केसेस एज डन बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे जैसे हमने संविधान से पहले देखा था, क्योंकि जब ब्रिटिश काल में, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उस समय लफड़ा अलग ही चलता था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहती थी कि देखो साहब हम तो कंपनी है, हम तो प्राइवेट कंपनी, हम तो मर्चेंट है, हम तो ट्रेडर हैं, पर इन्होंने आके यहाँ क्या किया, इन्होंने यहाँ के जमीनें कब्जा ली, इन्होंने यहाँ पे आके
सत्ता में सारी फेरबदल कर दी, अपने हिसाब से रूलर बिठाए, अपने हिसाब से इन्होंने राजा बिठाए, राजा उतरवा दी गद्दी से, तो हमारी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में भी इन्होंने पूरा पूरा हाथ देना शुरू कर दिया। फिर इसके बाद क्या होने लग गया कि ये एक सॉवरेन पावर बनने लग गई थी इंडिया में। अब जब ब्रिटिश कंपनी को जब सूट फाइल करना होता था या इनके खिलाफ कोई सूट फाइल होता था, वो एज ए ट्रेडर, एज ए प्राइवेट कंपनी उनके ऊपर ही सूट फाइल होता था, नॉट एज अ सॉवरेन, क्योंकि सॉवरेन तो वो सॉवरेन है भैया। उन्हें तो ये था कि अरे हम तो सॉवरेन है, हम पे थोड़ी सूट कोई फाइल करेगा, पर हम एज अ प्राइवेट कंपनी, हम पे अगर किसी को केस करना है तो कर ले, ठीक है। ये केस था। प्रोविजन इज सब्जेक्ट टू एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। अगर ये आपको अगर सूट दायर करना है, आपको या अगर सरकार आपके ऊपर सूट दायर कर रही है, तो इसके ऊपर भी प्रोविजन है, और सब्जेक्ट टू लॉ मेड बाय पार्लियामेंट और एनी स्टेट, ठीक है। पर अभी तक कानून ऐसा कोई बना ही नहीं, आसान बात हो गई। लो, एट प्रेजेंट पोजीशन क्या है, रिस्पेक्ट इट रिमेन्स द सेम, जैसी संविधान से पहले थी और संविधान के बाद के आने के बाद से कोई ऐसा कानून इसके ऊपर बहुत भयंकर नहीं आया है। यानी कि गवर्नमेंट वाज सुएबल फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स बट नॉट फॉर टॉर्ट्स। आ गया। आओ लॉ ऑप्शनल वाले छात्रों, बताओ क्या होता है, टॉर्ट्स माने क्या और कॉन्ट्रैक्ट्स माने क्या? तो टॉर्ट्स होता है कि रॉन्ग्स डन बाय द सर्वेंट, जो सरकार के जो कर्मचारी होते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, इन लोगों ने अगर काम करते हुए कोई अगर गलत काम कर दिया या कोई इनसे ऑफेंस हो गया है, तो उसको बोलते हैं कि टॉर्ट हुआ है ये। अब ये टॉर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स सॉवरेन फंक्शंस, जो एक सरकार स्वाधीन होने की वजह से जो काम कर सकती है, उस काम को करने के दौरान अगर किसी अधिकारी ने, किसी सर्वेंट ने कोई गलती कर दी है, तो ये इट इज सुएबल फॉर ओनली कॉन्ट्रैक्ट्स एंड नॉट फॉर टॉर्ट्स। टॉर्ट्स में आप सूट दायर नहीं कर सकते। मतलब सरकार एकदम से फ्री है कि हमारे अधिकारी कुछ भी कर दें, कहीं भी बुलडोजर चला दे, कहीं भी कुछ भी कर दे, कोई इनके ऊपर कोई सूट फाइल नहीं होगा। ये काम हो रहा है। अब यहां पे याद रखना कि यूनियन ऑफ इंडिया एंड स्टेट्स आर लीगल जूरिस्ट, ये याद रखना। यहां पे जब भी केस दायर होता है, जैसे कामेश्वर नाथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया या कोई भी केस है, ठीक है, तो जब केस फाइल होता है वर्सेस नॉट द स्टेट, जब केस दायर होता है तो हम ऐसे लिखते हैं VUOI, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, भारत का संघ। हमने ये नहीं बोला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमने सरकार को नहीं सू किया है, हमने स्टेट को सू किया है। इसका मतलब है अगर सरकार चेंज भी हो जाए तो भी हमारा यूनियन ऑफ इंडिया तो रहना ही रहना है, वो तो रहेगा ही रहेगा। तो हम यूनियन ऑफ इंडिया को हम सूट में फाइल करते हैं कि हम इनको लिखेंगे, ना कि सरकार को, ठीक है, फॉर द पर्पसेज ऑफ सूट्स एंड प्रोसीडिंग्स, ठीक है, एंड नॉट द गवर्नमेंट ऑफ द यूनियन और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स। जैसे कि वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ऐसे वाले केस होते हैं, तो हम स्टेट को लिखते हैं, यूनियन को लिखते हैं, ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ना कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, ऐसे नहीं लिखेंगे हम लिखते हैं VUOI, ठीक है। यूआई मीन्स होता है कि सरकारें आए जाए फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यूनियन रहेगा, भारत रहेगा। सो वही आर्ग्यूमेंट है। फाइन, सूट्स बाय और अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अब यहां पे लाइबिलिटी क्या है कॉन्ट्रैक्ट्स में? हमने पहले देखा कि टॉर्ट्स में तो लाइबिलिटी है ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट्स में है। कैसे कि यूनियन या सारे स्टेट्स जो भी हैं कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर द एक्विजिशनिंग, होल्डिंग और डिस्पोजल ऑफ कोई भी प्रॉपर्टी, और टू कैरी ऑन एनी ट्रेड और बिजनेस और फॉर एनी अदर पर्पस। कॉन्ट्रैक्ट में आ गई है, किसी से हमने कोई वादा किया, वास्ता किया, हमने कॉन्ट्रैक्ट दस्तावेज में लिख दिया, सब कुछ कर दिया। ये इनकी एग्जीक्यूटिव पावर है जिसका ये यूज करते हैं। अब यहां पे ये कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अपना लागू करवा सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, पर वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तब है जब वो संविधान में लिखी हुई 3 शर्तों को फुलफिल कर दे। क्या है? 3 कंडीशंस विच मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर सच कॉन्ट्रैक्ट्स। क्या है वो शर्तें? कि सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट जो होंगे जो सरकार के, क्या मस्ट बी एक्सप्रेस टू बी मेड बाय द प्रेसिडेंट और गवर्नर, जैसा भी केस हो, ठीक है। अगर स्टेट है तो गवर्नर, मस्ट बी एग्जीक्यूटेड ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट और गवर्नर, और एज द केस में भी जो भी है, ठीक है। स्टेट है तो गवर्नर, और अगर हमारा यूनियन है तो फिर राष्ट्रपति जी, ठीक है। मस्ट बी एग्जीक्यूटेड बाय सच पर्सन और इन सच मैनर एज द प्रेसिडेंट और गवर्नर मे स्पेसिफाई, मे डायरेक्ट और अदरवाइज, ये अपना ऑथराइज, कि ठीक है साहब, राष्ट्रपति के नाम पे ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, राष्ट्रपति के नाम पे फलाने अथॉरिटी, फलानी मिनिस्ट्री, फलाना मिनिस्टर जाके साइन कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, तब तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। अगर ये शर्तें फुलफिल नहीं हुई तब प्रॉब्लम हो जाएगी। कंडीशंस आर मैंडेटरी, ये जबरदस्ती ये कंडीशन फुलफिल करनी ही करनी है। ये कोई डायरेक्टरी नेचर की नहीं है कि हाँ कर लेना, देख लेना, ये अच्छा है, नहीं, करनी ही पड़ेगी। अगर आपने नहीं किया देन मीन्स कॉन्ट्रैक्ट इज नलिफाइड, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, अनएनफोर्सिएबल हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट, इस कॉन्ट्रैक्ट का कोई वजूद नहीं है। यहां पे प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों चीज, प्रेसिडेंट एंड और गवर्नर, ठीक है। प्रेसिडेंट गवर्नर इज नॉट पर्सनली लायबल, इनके नाम पे हो रहा है, यस, इनके बिहाफ पे हो रहा है, यस,
इनके बिहाफ पे कोई पर्सन ऑथोराइज्ड है जो ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, यस, बट दे आर नॉट, ये अपने लायबल नहीं है, ये इनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है, इनके नाम से हो रहा है, यस बिल्कुल करेक्ट, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट, पर इनके नाम पे भले ही हो तब भी कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी सरकार की होती है, इज द सेम एज दैट ऑफ एन इंडिविजुअल अंडर द ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट। कि ठीक है भैया, अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, इसके बाद भी अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं चल पा रहा है, देन आप उसको स्यू कर सकते हो एज ए लीगल एंटिटी, एज ए इंडिविजुअल पर्सन। यहां पे सरकार वैसे ही बिहेव करेगी जैसे एक प्राइवेट इंडिविजुअल अपना करता है बिहेव। टॉर्ट में चलते हैं। टॉर्ट है सेकंड पार्ट इस हमारे राइट्स का और लाइबिलिटीज का। तो जहां पे हम तो अच्छा, हमने पहले राइट्स पढ़ लिए हैं सारी प्रॉपर्टी के ऊपर, अब हम पढ़ेंगे लाइबिलिटी। लाइबिलिटी हमने पहले पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट्स, अब हम पढ़ेंगे लाइबिलिटी का दूसरा पार्ट जो है टॉर्ट्स। अब टॉर्ट्स क्या होता है कि जब भी कोई व्यक्ति, कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी, कोई भी, टॉर्ट इज डिफाइंड एज अ रॉन्गफुल एक्ट और वायलेशन ऑफ राइट एक्सक्लूडिंग अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट हम पीछे देख के आए हैं, अभी कॉन्ट्रैक्ट अलग चीज होती है, कॉन्ट्रैक्ट को अलग कर दो। अगर कोई भी अपने ऑफिशियल काम करने के दौरान अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत होती है, किसी और के अधिकारों का हनन होता है, देन कि हम बोलते हैं कि हाँ एक टॉर्ट अभी अभी ऑकर हुआ है, एक टॉर्ट अभी अभी हुआ है विच कॉजेज लॉस, हार्म और इंजरी टू अनदर पार्टी एंड रिजल्ट्स इन सिविल या लीगल लायबिलिटी, जितने भी हो जाए। तो ठीक है, हमने देखा कि ये कोई ना कोई ऑफिसर या एम्प्लॉय की वजह से ही ये हो पाता है, तो इसको हम एम्प्लॉय के तौर पे देखना शुरू करेंगे कि हाँ भाई, कि केंद्र सरकार के या स्टेट सरकारों के जितने एम्प्लॉयज होते हैं, ये अपने ऑफिशियल काम के दौरान क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं, प्रॉब्लम क्या आती है इसमें करने में, वो सब समझें। ठीक है, टॉर्ट्स की लायबिलिटी होती है कि आप टॉर्ट अगर कुछ कर रहे हो तो प्रॉब्लम है। पीछे चलते हैं। कंपनी आई थी, कंपनी एक ट्रेडिंग बॉडी थी थ्योरेटिकली, वो तो पेपर पे ये लिखते थे, अरे साहब हम तो प्राइवेट कंपनी है, हम तो मसालों के लिए, दालचीनी के लिए, हम तो फलों के लिए, कॉटन के लिए, इंडिगो, चावल, इन चीज़ों के लिए आए हैं, हम तो इनसे क्या ले, यहाँ तो राजे महाराजे अपने काम कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं, उनको कर लेने दो। पर पीठ पीछे वो क्या कर रहे थे, यहाँ पे आके वो कंसोलिडेट कर रहे थे पूरा एम्पायर। सोचो आज एक टाटा जैसी कंपनी अगर अफ्रीका जाए, अफ्रीका में जाके वो सारा युगांडा, रवांडा, मोजाम्बिक, इन सारी कंट्रीज को इकट्ठा कर ले एक साथ, अपने आप ही सारी कंट्रीज को बोल दे कि अब तुम चुप रहो, हम बताएंगे, रुक जाओ। तो हमने क्या किया, हमने प्राइवेट कंपनी को भेजा जो टाटा हमारी, और टाटा को जाके हमने बोला कि जाके आप व्यापार करो, लाओ कमाओ, फिर और अपना कमाओ, टैक्स दो हमें। वहां पे जाके टाटा ने अपना एम्पायर बना लिया, एक नया कंट्री हो गया टाटा कंट्री। लो, इसका मतलब हुआ कि यहां पे आके कंपनी ने जब अपनी टेरिटरी एक्वायर करी यहां पे आके इंडिया में, एंड इट बिकेम अ सॉवरेन अथॉरिटी। अब अपने आप से फैसले ले रही है वो, अपनी आर्मी खड़ी कर रही है वो, अपने हिसाब से अपने छोटे छोटे राजा महाराजा बिठा रही है वो। इसके बाद कंपनी वॉज सुएबल फॉर इट्स फंक्शन एज अ ट्रेडर बट नॉट एज अ सॉवरेन। देखा धोखा, ये धोखा हुआ कि तुमने आके यहां पे राज करना शुरू कर दिया है, तब भी हम तुमको एज अ सॉवरेन ट्रीट नहीं कर सकते कोर्ट में, हम तुमको स्यू करेंगे एज इट फॉर द फंक्शन ऑफ योर ट्रेड्स, कि आपने व्यापार में कहां गलती करी, हम आपसे वहां बात कर सकते हैं कोर्ट में, ये वाले काम तो आपसे बात ही नहीं कर पा रहे हम। अब ये जो आर्ग्यूमेंट है, ये आर्ग्यूमेंट कोई एकदम से नया कंपनी ने सोचा नहीं बैठे बैठे रात ही रात में कि लाओ आज से जो है ऐसा काम कर लेते, नहीं। कंपनी इंग्लैंड के लोग थे, इंग्लैंड में वो लोग देखते थे कि इंग्लैंड में एक थ्योरी चलती है, एक इंग्लिश कॉमन लॉ का मैक्सिम है, मैक्सिम मीन्स होता है थ्योरी कह लो। तो इंग्लैंड में एक थ्योरी है कि किंग कैन डू नो रॉन्ग, राजा कुछ गलत कर ही नहीं सकता है, राजा तो नोबिलिटी है, राजा तो डिवाइन, उसको अधिकार मिले, वो तो ऊपर से आया है, वो तो भगवान ने उसको शक्ति दी है कि जाओ तुम इन लोगों के ऊपर राज करो, और भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन है राजा का, राजा के बाद डिवाइन अथॉरिटी है, तो राजा कभी प्रजा के लिए गलत करेगा ही नहीं। हाँ, कितनी अच्छी बात है, वाह वाह वाह। फिर इसके बाद किंग कैन डू नो रॉन्ग, इसका मतलब है कि राजा वॉज नॉट लाइबल फॉर रॉन्ग्स ऑफ हिज सर्वेंट, कि राजा के जितने सर्वेंट हैं, उनके जितने बीरबल हो, टोडरमल हो, होते रहे, ठीक है, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमारे जो राजा हैं, राजा प्योर आदमी है, राजा एकदम प्योर, एकदम जिसे कहते हैं एकदम पवित्र, एकदम पावन है, उन्हें कोई कुछ नहीं छुएगा। तो अब उनके जो सर्वेंट है, आपको उन्हें ट्रीट करना, करते रहो, उन्हें कोर्ट में बैठे लड़ते रहो, पर राजा अपनी गद्दी से नहीं उतरने वाला, राजा राजा है, ठीक है। यहां पे ये जो इम्यूनिटी है स्टेट की, स्टेट या क्राउन कुछ भी कह लो उसको, क्योंकि उस समय तो ब्रिटेन के लिए वो क्राउन है, हमारे लिए वो स्टेट है, ठीक है, ये ब्रिटेन ने खुद ही हटा दी थी कि हाँ ये लीगल, यार ये जो लीगल लाइबिलिटी है थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, कि राजा को कभी कुछ आप कह ही नहीं सकते हो। तो ये एक क्राउन प्रोसीडिंग्स एक्ट आया था 1947 का, ब्रिटेन का अपने लिए। तो इन्होंने बोला था कि हाँ राजा जो इतना इम्यून बैठे हैं राजा हमारे, ये अच्छी बात नहीं है, ये सही चीज नहीं है, लोग बराबर हैं, हर कोई ऐसे, देखो अब इन्हें ख्याल आ रहा है कि लोग बराबर हैं, आजाद होने के बाद 1947 हम आजाद हो रहे हैं, उधर वहां वो बातें कर रहे हैं, हाँ हाँ राजा जो है वो इतने भी डिवाइन नहीं है। तो
ये वो बातें कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि हाँ हम एक एक्ट लाएंगे, क्राउन प्रोसीडिंग्स एक्ट, उस पर राजा ही बाद में साइन कर रहा है लास्ट, ठीक है कि हाँ ठीक है इस बिल को हमने एक्ट बना दिया राजा के दस्तखत से ही, और राजा को बोला है कि आप आज से आप भी लीगल बैटल लड़ सकते हो अगर आपके ऊपर कोई आपत्ति आती है तो, ठीक है। इंडिया में पोजीशन अभी भी पुरानी वाली है। इंडिया में हम जब स्यू करते हैं किसी सरकार को या किसी भी चीज को, तब हम उनको एज अ सॉवरेन हम उनको थोड़ा सा बख्शते हैं, हम नहीं कर सकते उनको ट्रीट। क्या मतलब हुआ इसका? गवर्नमेंट चाहे यूनियन या स्टेट हो इन इंडिया कैन बी स्यूड फॉर टॉर्ट्स फॉर द सिविल रॉन्ग जो हुए हैं कमिटेड बाय इट्स ऑफिशियल्स ओनली इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स नॉन सॉवरेन फंक्शंस। सॉवरेन फंक्शंस के दौरान अगर उन्होंने कोई काम किया है, यानी कि हमारी सरकार के फंक्शंस को डिवाइड किया गया कि सॉवरेन फंक्शंस जो इनके अपने स्वाधीन फंक्शन है सरकार ने, क्योंकि सरकार का मन है, सरकार ने किया है, और अगर इस दौरान करने में कोई दिक्कत हुई है तो भाड़ में जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और कुछ सरकार के नॉन सॉवरेन फंक्शंस हैं, हम यहां पे अगर इस करने के दौरान अगर कुछ भी चीज का कोई गलती हुई है अफसर से किसी से भी, तब आप स्यू कर लो। पहले केस में सॉवरेन फंक्शंस के एक्सरसाइज के दौरान आप सरकार को टच भी नहीं कर सकते हो, सॉरी नहीं हो सकता है। नॉट इन द सॉवरेन फंक्शंस लाइक एडमिनिस्ट्रिंग जस्टिस, अगर न्याय दिलवाना है, अगर कोई मिलिट्री रोड बनवानी है लो, अगर कोई कमांडियरिंग करनी है गुड्स ड्यूरिंग वॉर, अगर कोई जंग हो रहा है, और भी बहुत सारे इसके बाद बहुत सारे ऐसे और एक्शंस हैं जो सरकार के स्वाधीन फंक्शंस हैं कि उसमें आप सरकार से कुछ नहीं कह सकते। अगर कोई गलती हुई है, हाँ सॉरी बस ऑल द बेस्ट, इसके आगे कुछ नहीं बात कर सकते। हालांकि बाद में पोजीशन चेंज हुई है ये, पर थ्योरेटिकली पोजीशन यही है, ठीक है। समझते हैं क्या हुआ है। इसके बाद एक केस हुआ था 1861 में, 1861 का केस, पेनिनसुलर एंड ओरिएंटल स्टीम नेविगेशन कंपनी, एक कंपनी थी जो इंडिया में बेस्ड थी, और इसने केस किया था क्राउन ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। केस चल रहा है अपना, तो इनका जो केस चल रहा था, इस केस में डिस्टिंक्शन हुआ था पहली बार कि सरकार के कुछ सॉवरेन फंक्शंस होते हैं, कुछ नॉन सॉवरेन फंक्शंस होते हैं। अच्छा ठीक है, तो ये केस हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास भी कई बार आया गया कि सर देखो 1861 में केस हुआ था, उसमें सरकार के कुछ फंक्शन को डिफाइन किया गया था ऐसे 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 ऐसे। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कस्तूरी लाल केस में भी 65 में उसको रिएफर्म किया कि हाँ बात तो सही है यार, सरकार के काम होते हैं, सॉवरेन फंक्शन होते हैं, नॉन सॉवरेन फंक्शन होते हैं, ठीक बात है। पर ये पोजीशन बाद में चेंज होती है, अभी नहीं हुई है। यहां पे सरकार को मिलती है इम्यूनिटी ऑफ द गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स सॉवरेन फंक्शंस वाज एस्टैब्लिश्ड, ठीक है भैया, मिल गई कि सरकार भैया स्वाधीन काम कर रही है, अपने स्वतंत्र है, सॉवरेन है, अपने आप से संप्रभु है, जो काम करना अपना कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हम अब इंटरप्रिटेशन इसका थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करेंगे, जो हमने सॉवरेन फंक्शंस को हमने डिस्क्राइब कर रखा है, एंड अवॉर्डेड कॉम्पेंसेशन टू विक्टिम्स इन अ लार्ज नंबर ऑफ केसेस। भले ही आपके फंक्शन स्वाधीन है, भले ही आपके फंक्शन स्वतंत्र है, संप्रभु हैं, आप अपने आप कर रहे हो, पर अब हम थोड़ा हम एक नए युग में आ चुके हैं, हम थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं। अब हम बात करना शुरू करेंगे कि जो विक्टिम्स हैं उनको कॉम्पेंसेशन कैसे लेवल पे मिले, क्या क्या मिले, कितना मिले, कितनों को मिले, वो सारी बातें, ठीक है। फिर केस आया 1994 में, नागेंद्र राव केस, बड़ा इंपॉर्टेंट केस हुआ ये। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो डॉक्ट्राइन है सॉवरेन इम्यूनिटी की, ये यार ये ठीक नहीं है, ये तो बहुत टिपिकल हो रहा है, ये नहीं हो सकता है। अब यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही लिबरल अप्रोच अपनाई कि यार ऐसा मत करो, तुम क्या एकदम ऐसा थोड़ी हो कि तुम लोगों से अलग हो, लोग जाए भाड़ में और तुम बस ऊपर खड़े रहो, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। अब आपको बात करनी है टॉर्चुअस लायबिलिटी की, स्टेट की। यहां पे हम बात करेंगे कि अगर कोई रॉन्गफुल काम हुआ है, अगर कोई सिविल रॉन्ग हुआ है, तो उसमें मुआवजा चाहिए। अब उसमें सुनवाई नहीं होगी, ठीक है। फिर यह बोला गया कि सिटीजन जब भी कोई सफर करता है एनी डैमेज ड्यू टू द नेग्लिजेंट एक्ट ऑफ द सर्वेंट्स, तब अगर कोई भी नागरिक को दिक्कत हुई है, कुछ भी हुआ है, तब यहां पे स्टेट वुड बी लायबल टू पे कॉम्पनसेशन फॉर इट, देना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। इट हेल्ड दैट इन द मॉडर्न सेंस द डिस्टिंक्शन जो है बिटवीन द सॉवरेन ये सॉवरेन भी और नॉन सॉवरेन फंक्शंस भी, इट डज नॉट एग्जिस्ट, अब नहीं रह सकता है। सरकार हमारे नागरिकों के जीवन के हर स्फीयर में इंटरवीन करती है, चाहे बजट के माध्यम से, चाहे कानून के माध्यम से, चाहे किसी एक्ट के माध्यम से, चाहे कोई और अपनी सीआरपीसी, आईपीसी, बीएनएस, सारी सब चीजों के माध्यम से हम नागरिकों के जिंदगी के हर स्फीयर में इंटरफियर करते हैं। अब हम नहीं कह सकते हैं कि जो डिस्टिंक्शन है वो अभी भी चालू रहे, अब नहीं हो सकता है। अब सॉवरेन नॉन सॉवरेन फंक्शन सारे के सारे अब डिफरेंट है। अब इनको मत ऐसा मत बोला करो कि अरे नहीं इनको ये तो अब नहीं टच होंगे, ये नहीं होंगे। यहां पे नागेंद्र राव केस में सुप्रीम कोर्ट ने काफी अच्छी बातें करी। इन्होंने कहा कि देखो, तुम आज के सिविलाइज सिस्टम को देखो, जहां भी आप जिस भी देश में आप खड़े हो, वहां पे अगर सिविलाइज सिस्टम है, वहां पे अगर लोग सिविल तरीके से रहते हैं, तब यहां पे किसी एग्जीक्यूटिव को परमिशन नहीं है कि आप लोगों की जिंदगियों से खेलो, नहीं हो सकता है, ऑफ इट्स कंट्री एंड क्लेम दैट इट इज एंटाइटल्ड टू एक्ट,
कि पहले जिंदगी से खेल भी लो, उनको परेशान भी कर दो, क्योंकि आप सॉवरेन हो इसलिए आप जो चाहे कर सकते हो। नहीं, अब होगा कंसेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट हैज चेंज विद स्ट्रक्चरल चेंज इन सोसाइटी। सोसाइटी में चेंज आ चुका है, अब नहीं होने वाला कुछ भी नहीं बदलेगा। एक चीज आप याद रखना, जैसे ही हम बात करते हैं एक मुझे ना 3 चीजें समझानी है आपको। 3 चीजें क्या हैं? वो ये हैं, एक बना लेते हैं ये ट्राइंगल, लो ठीक है, ये ट्राइंगल है। अब इस ट्राइंगल के 3 एंगल है, तो पहला एंगल देख लेते हैं, नीड ऑफ द स्टेट। ठीक है, नीड ऑफ द स्टेट, समझ में आ गई कि ये स्टेट की कुछ जरूरतें हैं, कि भाई स्टेट को टैक्स चाहिए, स्टेट को अपना पैसा चाहिए, स्टेट को अपनी सारी प्रॉपर्टी चाहिए, स्टेट को डिफेंस बना के रखना है, सब कुछ करना है। और फिर कुछ हैं राइट्स, नहीं इसको बोलेंगे ड्यूटीज, ड्यूटीज ऑफ ऑफिशियल्स, ड्यूटीज ऑफ ऑफिशियल्स, कि जो ऑफिशियल्स होते हैं, आपके जैसा जो फ्यूचर होगा, आप ऑफिसर्स को कुछ कुछ आपकी जिम्मेदारियां हैं, आपका दायित्व है कि आपको फुलफिल करना ही करना है। तीसरे एंगल पे आता है राइट्स, अधिकार, किनके? सरकार के। राइट्स ऑफ सिटीजन्स, यहां पे हम बात करेंगे कि ये जो 3 चीजें हैं, इन तीनों चीजों के बीच में, समझ में आ गई क्या क्या बोल रहा हूं मैं? सरकार का अपना कुछ नीड, कुछ अपनी जरूरत, इसके बाद ऑफिशियल्स, जो ऑफिशियल्स हैं सरकारी, जो ये अपने कर्मचारी हैं, उनकी अपनी जिम्मेदारियां, और नागरिकों के अपने ये अपने अधिकार। इन तीनों के बीच में मैं चाहता हूं, या सुप्रीम कोर्ट कहती है कि एक समागम हो, एक कुछ ना कुछ, एक रिकंसिलिएशन हो, ये हमें चाहिए। अब यही करवाने के लिए हमने बोला कि हमें यहां पहुंचना है, रिकंसिलिएशन, कि हर कोई खुश रहे और कोई चीज ऐसी नहीं हो सके कि हाँ साहब एक शख्स को या एक जगह को प्रॉब्लम हो ही रही है हमेशा। नहीं, अब इन तीनों एंगलों में हमें ढूंढना है एक सेंट्रॉइड, हमें ढूंढना है एक, जिसे कहते हैं हमारा सेंटर ऑफ मास, कि यहाँ पे एक हमारा तीनों ये सारे पॉइंट मिल रहे हैं। अब यहाँ पे आके मिलके ये सब आराम से रहें, पूरे पूरे सब परिवार खुशी, सब कुछ हो, बढ़िया हो। ये बात हुई थी कि एनी वाटर टाइट कंपोनेंट, ये जो हमने कंपार्टमेंटलाइजेशन कर रखा है कि सॉवरेन, नॉन सॉवरेन, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, ये गलत है। ये अगर आप इतना वाटर टाइट करके रखोगे, ये गलत है, एंड इट इज कॉन्ट्रेरी टू द मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंशियल थिंकिंग। जो आज के जमाने के हिसाब से अगर हम जस्टिस को सोचते हैं ध्यान में रखते हुए कि जस्टिस की डिलीवरी कैसी हो, जस्टिस का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा हो, ये डिस्टिंक्शन, ये वाला कंपार्टमेंटलाइजेशन इज अगेंस्ट इट, इज रॉन्ग, ये नहीं चलेगा। अब जो हमने इतना वाटराइट कर रखा था, इन तीनों एंगलों को हमें जोड़ के रखना है, एक सेंट्रॉइड तक लेके आना है, ताकि सब इक्वल बराबर रहे। अब किसी भी वेलफेयर स्टेट में द फंक्शंस ऑफ द स्टेट आर नॉट ओनली द डिफेंस ऑफ द कंट्री, इसके अलावा इनके और ज्यादा फंक्शंस आते हैं, जैसे एक्सटेंड टू रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ द पीपल इन ऑलमोस्ट एवरी स्फीयर। हर जगह आप देखो, एजुकेशनल, कॉमर्शियल, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इवन मैरिटल। अभी सुप्रीम कोर्ट में एक गई है ना ये जो पेटिशन कि साहब हमें जो है हमें डिवोर्स चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हम वेस्टर्न वर्ल्ड की वे ऑफ लाइफ की तरफ नहीं चल सकते हैं, हमारे यहाँ मैरिज बहुत ही सेक्रेड चीज़ है, मैरिज को हम बहुत ही पवित्र रिश्ता मानते हैं, हम ऐसे डिवोर्स हमारे यहाँ इतना आसान नहीं है लेना भैया, हमारी सोसाइटी का फैब्रिक टूट जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, हम नहीं जाने देंगे ऐसे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्टेट है, जो स्टेट एक पूरा राज है हमारा, इस स्टेट की जिम्मेदारियां काफी ऊपर तक जा रही हैं। अब खाली डिफेंस पे और एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं रह सकता है, स्टेट का हर जगह लॉ एंड ऑर्डर बना लो, आप सब कुछ कर लो, आप लोगों की जिंदगियों की हर एक्टिविटी को कंट्रोल करने लग गए हो, क्योंकि हर स्फीयर में आप देखो हमें सरकार का योगदान चाहिए, एजुकेशनल हो, कॉमर्शियल हो, सोशल हो, कुछ भी चीज हो। ठीक है, यहां पे अगर हम सॉवरेन, नॉन सॉवरेन पावर्स में अगर हम डिमार्केशन कर रहे हैं या ऐसे कुछ बना रहे हैं, दैट मीन्स फॉर विच नो रैशनल बेसिस सर्वाइव्स, नहीं हो सकता है, हैज लार्जली डिसअपीयर्ड। जितना भी हमने डिस्टिंक्शन बना के रखा हुआ है, ये आज के जमाने में ये सारी की सारी बातें अब धुंधली हो गई हैं, इन बातों का कोई सेंस नहीं रह गया है, इट्स यूजलेस, फ्यूटाइल, मत करो ये सब। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ ठीक है, जो कस्तूरीलाल केस में जो गलती हुई थी कि हाँ डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ ये वाला सारा, ये जो अपने फंक्शंस हैं सॉवरेन, नॉन सॉवरेन, जो कस्तूरीलाल केस में जो गलती हुई थी, हम उस कस्तूरीलाल केस को पलट नहीं रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि वो भले ही जजमेंट जैसा भी था, एरनियस था, जो भी था, हम बोल रहे हैं दैट इट इज एप्लीकेबल टू रेयर एंड लिमिटेड केसेस। कभी कुछ भी ऐसा चीज हो सकती है, जंग का समय आ गया है, कुछ और समय आ चुका है जहां पे केंद्र सरकार को या यूनियन को या स्टेट को उठना पड़ता है, खड़ा होना पड़ता है, और वहां पे जरूरत पड़ती है कि भैया सॉवरेन फंक्शंस का यूज करते हुए हमने अगर कुछ गलती कर दी है तो हमें माफ कर देना, बस। तो हम ये बोल रहे हैं कि कस्तूरीलाल का जजमेंट बहुत ही रेयर लिमिटेड केस में लगेगा, ओवरटर्न नहीं किया है,
उसको ओवर रूल नहीं किया है, ठीक है, ये नहीं करके दिया। आगे गए हमने कहा आगे केस हुआ एक कॉमन कॉज, एक संस्था थी, कॉमन कॉज रजिस्टर्ड सोसाइटी थी, तो इन्होंने केस किया था 1999 में। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बोला कि ये जो पूरी डॉक्ट्राइन है हम इसको फिर से एग्जामिन करते हैं एंड वी रिजेक्ट द सॉवरेन इम्यूनिटी रूल। ये सॉवरेन वाला इम्यूनिटी वाला चक्कर अब नहीं चलेगा। कोर्ट ने बोला कि जो रूल ऑफ स्टेट है, जो पी एंड ओ वाली जो हमारी ये थी पेनिनसुलर एंड ओरिएंटल स्टीम नेविगेशन कंपनी वाला जो केस था क्राउन के साथ 1861 वाला, इट इज वेरी आउटमोडेड, ये आउटमोड हो चुका है। अब इसमें त्रुटि है, ये एक्ट बहुत पुराना हो गया, उस समय चल जाता था, वो बातें ऐसी थी कि हाँ ठीक है स्टेट जो कर दे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, वो अब नहीं हो सकता है। इट सेड कि आज के मॉडर्न समय में व्हेन द स्टेट एक्टिविटीज हैव बीन कंसिडरेबली इंक्रीज, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ द लाइन बिटवीन सॉवरेन एंड नॉन सॉवरेन फंक्शंस। कि कौन सा भाई आप किस एक्शन को बोलोगे कि सॉवरेन है, कौन से एक्शन को बोलोगे सॉवरेन नहीं है? सब कुछ ही तो सॉवरेन फंक्शंस है, सब कुछ ही तो नॉन सॉवरेन भी है, दोनों चीज हो सकती हैं। ठीक है, यहां पे स्टेट मस्ट बी लायबल फॉर ऑल टॉर्चुअस एक्ट ऑफ इट्स एम्प्लॉइज, कि अगर आपसे गलती हुई है सॉरी बोलो, जुर्माना दो, आगे बढ़ो, बस। ये नहीं हो सकता है कि आप बिना सॉरी बोले, बिना कुछ बोले आपने कहा कि हम तो स्टेट है, हम तो चलते चले जाएंगे, हम कुछ नहीं किसी की सुनेंगे। नहीं, अब नहीं हो सकता है। यहां पे चाहे आपने उसको सॉवरेन या आपने सॉवरेन पावर का यूज किया हो या आपने नॉन सॉवरेन पावर का यूज किया हो, फर्क नहीं पड़ता है। आपने अगर कोई टॉर्शियस एक्ट किया है, टॉर्शियस एक्ट, ये रहा लॉ ऑप्शनल, मिल रहा है ना आंसर? ठीक है, तो अब यहां पे अगर आप टॉर्शियस एक्ट को, ये कोई आपने कमिट किया है, ऑफेंस हुआ है, सॉरी बोलो, जुर्माना भरो, सजा काटो, आगे बढ़ो। ठीक है, अब ऐसे होगा। फाइनली कोर्ट ने बोला कि जो एफिकेसी है कस्तूरीलाल केस की, अब ये एफिकेसी एक बहुत ही ज्यादा बाइंडिंग प्रेसिडेंट है, ये थी उस समय तक, अब ये इरोड हो गया है, अब इसको हमने हटा दिया है। कस्तूरीलाल वाला जो मैटर है ये बहुत, जिसे कहते हैं गलत चीज है, ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर अगले साल केस दोबारा आया, प्रिजनर्स मर्डर केस। ठीक है, एक मर्डर हो गया था जेल के अंदर। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो प्रोसेस है ऑफ जुडिशियल एडवांसमेंट जो कस्तूरीलाल केस में, ये हैज पेल्ड इनटू इनसिग्निफिकेंस एंड इज नो लॉन्गर ऑफ एनी बाइंडिंग वैल्यू। क्योंकि सरकार तो उसमें कहती थी कि अरे साहब हमारा सॉवरेन फंक्शन है, उसमें कुछ हो गया, देखो कस्तूरीलाल, देखो कस्तूरीलाल में क्या कही थी हमने। तो कस्तूरीलाल को सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार बोला, चाहे इस केस को देख लो, चाहे इस केस को देख लो, कस्तूरीलाल का जितना सिग्निफिकेंस है अब डाइल्यूट हो चुका है। कस्तूरीलाल केस को अब आप भूल जाओ, हो गई बीत गई बात। अब कोई बहुत रेयर किसी केस में आप वो लिमिटेड उसका एप्लीकेशन हो सकता है, उसके बाद उसके ऊपर नहीं हो सकता है। ये बात होके बोल के आगे बढ़ गए हम। ठीक है सर, ओके, अगर ये हो गया तो कैसे कैसे पब्लिक ऑफिशियल पे सूट हो सकता है? यस, हो सकता है। प्रेसिडेंट और गवर्नर साहब को पहले देखते हैं, फिर देखेंगे मंत्रियों को, फिर देखेंगे जजेस को, फिर देखेंगे ऑफिसर्स को। ठीक है, तो ये हमारा एक मेजर हमारा जितना भी जो हमारा स्टेट का सिस्टम है वो यहां से डिफाइन हो रहा है। अब राष्ट्रपति हो चाहे गवर्नर हो, अगर इन्होंने अपने ऑफिशियल एक्ट में कोई काम किया है या अपने पर्सनल एक्ट में काम किया है, आंसर तो हमें पता ही है क्या है। ठीक है, जब भी उनके कार्यकाल के दौरान उन्होंने कोई ऑफिशियल एक्ट किया है या उस कार्यकाल के बाद भी, क्योंकि वो राष्ट्रपति है, बस राष्ट्रपति गवर्नर है इसलिए बस, तो ड्यूरिंग और देयर आफ्टर फॉर एनी एक्ट डन बाय हिम इन द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ देयर ऑफिशियल पावर्स यू कैन नॉट स्यू हिम। सॉरी, नहीं हो सकता है। यहां पे पर्सनल एक्ट अगर हो रहे हैं देन नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग, यहां पे नो छुपा हुआ है, ठीक है, नो लिख दिया है मैंने। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कैन बी स्टार्टेड। अगर उन्होंने कुछ भी अपने कोई पर्सनल एक्ट के दौरान अगर कुछ भी किया है, ना अरेस्ट होंगे, ना इंप्रिजन होंगे, ना कुछ होंगे। ये इम्यूनिटी मिलती है ओनली फॉर द टर्म ऑफ देयर ऑफिस, जितने समय तक ऑफिस में है। अब ऑफिशियल एक्ट के दौरान कंडक्ट ऑफ द प्रेसिडेंट कैन बी रिव्यूड तब जब इंपीचमेंट की बातें होनी शुरू हो जाएं। अगर हमें प्रेसिडेंट को गद्दी से उतारना है तब जाके हम उनके कंडक्ट को हम पढ़ेंगे, हम कंडक्ट को रिव्यू करेंगे बाय अ कोर्ट, ट्राइब्यूनल या एनी अदर बॉडी ऑथराइज्ड बाय आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि इंपीचमेंट की बात है, महाभियोग की बात चल रही है। अब राष्ट्रपति को जरूरी है कि भैया उनके कंडक्ट को अब देखा जाए, सुना जाए, पढ़ा जाए। ये हो सकता है, पर ऑफिशियल एक्ट करते हुए उन्होंने क्या कुछ गलत किया है? हाँ भैया कर दिया होगा, राष्ट्रपति है, ठीक है, बस। यहां पे सिविल प्रोसीडिंग्स कैन बी स्टार्टेड, सिविल प्रोसीडिंग्स कैन बी स्टार्टेड अगेंस्ट देम ड्यूरिंग देयर टर्म ऑफ ऑफिस इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर पर्सनल एक्ट्स आफ्टर गिविंग 2 months नोटिस। कि कोई भी अगर आपको सिविल प्रोसीडिंग अगर चलानी है, कोई सूट दायर करना है, कुछ भी करना है, तो वो भी ओनली फॉर हिज पर्सनल एक्ट्स आप चला सकते हो, पर 2 महीने का आप नोटिस दो। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी कुर्सी है वो, उस कुर्सी का सम्मान है, वो हमारी फर्स्ट पर्सन है, हमारे फर्स्ट सिटीजन है वो। ठीक है, अभी दोनों के लिए है, राष्ट्रपति के लिए भी और हमारे गवर्नर साहब के लिए भी। ओके फाइन। इसके बाद मंत्री जी, हाँ ठीक है, तो मंत्री जी
कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ग्रांट एनी इम्यूनिटी टू द मिनिस्टर्स फॉर देयर ऑफिशियल एक्ट्स। नहीं होता है। क्या मिलती, कहाँ मिलती, देख रहे हो आप, खूब अरेस्ट होते हैं कई सारे मंत्री। अभी कर्नाटका के सीएम सिद्धारमैया जी को अभी 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 उनके ऊपर फाइन लगा हुआ है, 10,000 का जुर्माना लगा है उनके ऊपर, वो लगाया कोर्ट ने, ठीक है। अब सिंस दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू काउंटर साइन, ब्रिटेन में क्या होता है, ब्रिटेन में मैंने आपको पढ़ाया भी था कि ब्रिटेन में क्या होता है, जो वहां पे किंग होता है या जो क्राउन होता है, तो क्राउन का कोई भी एक्शन जो होता है उस पर एक मंत्री उसकी जिम्मेदारी लेता है, एक मिनिस्टर काउंटर साइन करता है कि हाँ साहब, मैंने राजा साहब को बोला था कि हाँ जाइए अफ्रीका का टूर करके आइए। अब उस अफ्रीका के टूर के चक्कर में अगर कुछ हादसा हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो मंत्री लायबल होगा, वो मंत्री लायबल होगा, राजा का भी लायबल नहीं होगा। राजा इज राजा, हाँ, अरे राजा को थोड़ी गद्दी उतार के कोर्ट में लेके जाओगे, नहीं, वहां राजा इज सॉवरेन, वो क्राउन इज मोनार्क, वो सब कुछ है, वो सर्वे सर्वा है, ठीक है। ऐसे तो नहीं है पर ठीक है, थ्योरी में तो है। अब यहाँ पे दे आर नॉट लायबल टू अपने इन द कोर्ट फॉर दोज एक्ट्स, ठीक है भैया। अब यहाँ पे क्या है कि मिनिस्टर्स डू नॉट एंजॉय एनी इम्यूनिटी फॉर देयर पर्सनल एक्ट्स, उनके अपने पर्सनल जितने काम होते हैं, दे कैन बी स्यूड, दे कैन बी अपने प्रोसिक्यूटेड, उन्होंने अगर कुछ भी ऐसे क्राइम किए हैं, एज वेल एज टॉर्ट्स इन द ऑर्डिनरी कोर्ट्स लाइक कॉमन सिटीजंस, ये होते ही होते हैं इनके साथ। नॉट लायबल फॉर द ऑफिशियल एक्ट्स डन बाय द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर्स ऑन देयर एडवाइस, क्योंकि कोर्ट्स आर फॉरबिडन टू इंक्वायर इनटू दोज एडवाइसेस। आपको याद है राष्ट्रपति चैप्टर में जब हमने पढ़ा था एड एंड एडवाइस, तो उसमें हमने बोला था कि अगर कोई मंत्री का ये पूरा मंत्रिमंडल है, अगर उन्होंने कोई एडवाइस दी राष्ट्रपति जी को और राष्ट्रपति को एडवाइस दी, राष्ट्रपति ने काम कर दिया, अब इसके बाद क्या होगा, अगर वो एडवाइस गलत थी, उस काम करने के बाद से कोई नया हादसा हो गया, कुछ नई प्रॉब्लम आ गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि मंत्री लायबल है, मंत्री ने एडवाइस दे दी, पर इसका मतलब, क्योंकि हम कोई भी कोर्ट में ये बात नहीं कर सकते हैं कि इन्होंने आपस में एडवाइस कैसे दी एक दूसरे को, इन्होंने कैसे राष्ट्रपति जी को एडवाइस दी है, क्या एडवाइस दी है, क्योंकि कोर्ट इस पर सुनवाई नहीं कर सकती है। वो एक प्राइवेट मैटर है अंदर का, इन लोगों का, राष्ट्रपति का और मंत्रिमंडल का, तो हमारे मंत्रिमंडल भी लायबल नहीं है ऐसे केस में। हाँ, पर्सनल एक्ट्स में दे डू नॉट एंजॉय एनी इम्यूनिटी। पर्सनल आपने कुछ भी काम कर दिया, भ्रष्टाचार हो, चाहे करप्शन हो, चाहे कुछ भी क्रिमिनल एक्ट हो, सिविल एक्ट हो, चलो आ जाओ कोर्ट में, वो सब हो सकता है वहां पे। फिर हमने कहा जजेस के लिए क्या है, जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए, तो एक एक्ट है जुडिशियल ऑफिसर्स प्रोटेक्शन एक्ट 1850, तब का एक्ट। इस एक्ट ने बोला था कि नो जज, मैजिस्ट्रेट, जस्टिस ऑफ पीस, कलेक्टर या कोई और पर्सन जो जुडिशियली एक्ट कर रहा है, नो पर्सन शैल बी लायबल टू बी सूड इन एनी सिविल कोर्ट फॉर एनी एक्ट डन बाय हिम इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी। अगर इन्होंने कोई ऑफिशियल काम करते हुए कोई इन्होंने कुछ भी काम किया है, तो उस काम को आप स्यू नहीं कर सकते हो, चाहे वो पर्सन कोई भी हो, वो जज हो, मैजिस्ट्रेट हो, जस्टिस ऑफ पीस हो, कलेक्टर हो। उस समय कलेक्टर भी हमारे मैजिस्ट्रेट हुआ करते थे, उनके पास भी जुडिशियल पावर होती थी, ठीक है। अब यहां पे जुडिशियल ऑफिसर्स दे एंजॉय इम्यूनिटी फ्रॉम एनी लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर ऑफिशियल एक्ट्स एंड हेंस दे कैन नॉट बी स्यूड। नहीं हो सकते हैं वो, स्यू ही नहीं हो सकते हैं, जज साहब हैं वो, ठीक है। सिविल सर्वेंट्स, अब चलो अपने ऊपर क्या है हमारे यहां। सिविल सर्वेंट हु मेड अ कॉन्ट्रैक्ट इन हिज ऑफिशियल, जो इनकी कैपेसिटी में, इज नॉट पर्सनली लायबल। यानी कि मैं एक अफसर हूं, मैंने क्या किया है, मैंने किसी कंपनी के साथ करार किया, मैंने हाथ मिलाया, समझौता किया। अब मैंने समझौता क्यों किया है, क्योंकि मैं केंद्र सरकार का मैं एम्प्लॉई हूं, मैं केंद्र सरकार का अफसर हूं, मैंने अधिकारी होने के नाते कंपनी से डील की है। अब वो कंपनी अगर मुझे स्यू करना चाहे तो मुझे नहीं करेगी, वो सरकार को स्यू करेगी, क्योंकि सरकार के बिहाफ पे मैंने काम किया है। यहां पे मेरी पर्सनल लायबिलिटी खत्म हो जाती है, क्योंकि मैंने ऑफिशियल कैपेसिटी में उनसे डील किया है, ना कि मैंने कोई अपने घर के काम के लिए करवाया था उनसे, नहीं, मैं सरकार के लिए काम कर रहा हूं, उन्हीं के लिए करवाया था मैंने। अब चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो, दैट इज लायबल फॉर द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है भैया, ओके। अगर कॉन्ट्रैक्ट इज मेड विदाउट कंप्लाइंग द कंडीशन जो संविधान में लिखी है, देन ओनली द सिविल सर्वेंट हु मेड द कॉन्ट्रैक्ट इज पर्सनली लायबल। कि भैया तुमने राष्ट्रपति के नाम से करना था, तुमने अपने नाम से क्यों कर दिया, तुम कौन हो, तुम तो अधिकारी हो ना, चुपचाप काम करो अपना, और तुमने कॉन्ट्रैक्ट में साइन करवा दिया ऑन बिहाफ ऑफ आदित्य तिवारी। लो, ऑन बिहाफ ऑफ आदित्य, तुम क्या चीज हो बे, तुम तो खाली अधिकारी हो। तो राष्ट्रपति के नाम पे जब दस्तखत होता है, राष्ट्रपति के बिहाफ पे आप ऑथराइज थे कि आप जाके काम करिए, अपना कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, और आपने अगर कंडीशन फुलफिल नहीं करी, देन आपके ऊपर प्रोसीडिंग शुरू होगी, बस। दे एंजॉय इम्यूनिटी फ्रॉम लीगल लायबिलिटी फॉर देयर टॉर्शियस एक्ट ऑल्सो। मतलब अगर मैंने कोई रॉन्ग डूइंग करी है अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में, सरकार के सॉवरेन फंक्शंस को इस्तेमाल करते हुए, तब अगर मैंने ये अगर कोई गलती कर दी, देन आई एंजॉय इम्यूनिटी फ्रॉम लीगल लायबिलिटी। यहां पे सिविल प्रोसीडिंग्स कैन बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट देम फॉर एनीथिंग डन इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी आफ्टर गिविंग 2 months नोटिस। ठीक है भैया, सेम बात है, सिविल के लिए वही सेम बात अपने, ठीक, 2 महीने का। नो सच नोटिस एक्ट्स डन आउटसाइड द स्कोप ऑफ देयर ऑफिशियल ड्यूटीज।
अगर मैंने कोई अपने घर के काम के लिए अगर कोई मैंने गलती कर दी, देन मेरा वो पर्सनल कैपेसिटी का काम था और वो मेरे ऑफिशियल ड्यूटी के बाहर था, देन तो फिर तो मेरे ऊपर कोई भी केस चला दो, कुछ भी चला दो। यहाँ पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के दौरान कैन बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट देम फॉर एक्ट्स डन इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी हो, चाहे पर्सनल कैपेसिटी, कुछ भी कह लो, विद द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट और गवर्नर वेयर नेसेसरी। ये पता है कहां पे है? ये है सीआरपीसी में, सीआरपीसी। अब तो चेंज हो गया सीआरपीसी। सो हम बोलते हैं सीआरपीसी में ये होता है कि अगर हमें किसी अधिकारी के ऊपर, चाहे सेंटर का हो चाहे स्टेट का हो, अगर उस सेंटर या स्टेट के अधिकारी के ऊपर ऑफिशियल काम करने के दौरान हुई किसी गलती की वजह से, जो गलती एक क्रिमिनल एक्ट बन रही है, अगर हमें कोई केस चलाना है, देन वी हैव टू टेक प्रॉपर परमिशन, प्रॉपर सैंक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट, क्योंकि ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर हुआ था और इस अधिकारी पे हमको चलाना है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। तब जाके तो हम बोलेंगे कि भैया हमें आपकी सरकार से अनुमति मिल गई है, आप कोर्ट में आ जाना, एक हफ्ते बाद आपकी हियरिंग है, चलो समन आ गया आपको, पहुंचो। ये तब हो सकता है। विद दिस हमारा चैप्टर हुआ यहां खत्म। अब हम चलेंगे अपनी अगली क्लास में, तो अगले चैप्टर आएंगे, वो अच्छे चैप्टर है, मजा आएगा। टिल देन यू कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, गुड लक।